द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज, ये पूछ रखा है कि डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज। क्वेश्चन दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वन ऑफ इट्स टू प्लेट इज गिवन +2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज एंड अदर इज 4 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, राइट? यस सर। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड कितना होगा, यही है ना? यस सर। बेसिकली देखो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर ये कंडीशन है, अब ये देखो ये जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात है। देखो इस बात को आप ऐसे समझो कि व्हेनेवर यू हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स और कंडक्टिंग बॉडीज दिस वे, अब इस बात को समझना ये है क्या। ये बेसिकली आपने ये पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि मैंने कैपेसिटर ही शुरू किया है ना, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड बात है, समझ रहे हैं मेरी बात? सारा सा मिक्स ही दे रखा है, कभी पेंडुलम डाल रखा है बीच में, कभी कुछ कर रखा है, वो तो ठीक है। तो वो जैसे वो क्वेश्चन फंसेंगे तो मैं हूं, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना? मान लीजिए आपने इसको चार्ज दिया Q1, मैं फॉर्मूला बता देता हूं ना, याद रखना कि इस पे चार्ज दिया मैंने Q2, दीज आर द चार्जेस गिवन टू द टू प्लेट, देयर इज अ टोटल चार्ज व्हिच हैज बीन गिवन टू द टू प्लेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वुड बी द चार्जेस ऑन द प्लेट्स, तो यहां याद रखना कि इस वाले साइड पे और इस वाले साइड पे जो चार्जेस होगा वो मीन ऑफ द टू चार्जेस होता है, इक्वल होता है और मीन होता है, मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इधर Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2, बस यही है, इसी से आएगा सर। क्योंकि अगर जैसे आप कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और फिर लेकिन सर इसमें पीछे पता नहीं क्यों इसे माइनस लिखा है। मैं बताता हूँ, इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2, ये वाला चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे इस वाले चार्ज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2Q1 माइनस ऑफ Q1 कितना हो जाएगा, Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये चार्ज इस पे आएगा Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो इस वाले प्लेट पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, तो Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2, इसका उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समझ आई बात? सर यही नहीं पता था। हाँ, तो ये पता रखिएगा कि दो ऑपोजिट सामने वाले जो प्लेट्स हैं, दो जो सामने वाले प्लेट्स हैं उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो गई बात? Q1 में से माइनस क्यों करा हमने? इसलिए करा क्योंकि आप मान लो कि Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, उस 10 माइक्रोकूलम का 4 माइक्रोकूलम आपका इस साइड पे आ गया, तो बचा हुआ तो इसी साइड पे आएगा ना। तो इसीलिए आपने माइनस किया, नहीं समझे तुम? यस सर, समझ गए सर। ये वाली ना एक बार इसके क्वेश्चंस भी करवा देना बाद में जब सिलेबस हो जाए, बाद में, ठीक है? तो ये ऐसे मैं करवा दूंगा, ये बेसिकली गॉस लॉ की कहानी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है ये, और उसी पे बेस्ड है ये। तो एनीवेज अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये चार्ज, अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि ये मीन ऑफ द टू चार्जेस होता है, और जो बचा हुआ चार्ज है वो यहाँ आएगा, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट इस सामने वाली प्लेट पे आएगा, ठीक है सर? यस सर। तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, Q1 माइनस ऑफ Q2, दैट इज 4 माइनस ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 2, वो चार्ज डिवाइडेड बाई 2 है ना, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी द चार्ज। तो ये कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम। नहीं समझे? समझ गया अब सर। जब चार्ज आ गया 1 माइक्रोकूलम, तो वहां से वो निकाल लो, क्या कहते हैं उसको, Q बराबर C इनवर्स। बिल्कुल सही बात। चलिए अब जो कल मैंने पढ़ा था उसको खत्म करते हैं अब, है ना? यस सर। अब देखो मैं वही आरसी सर्किट पे पहले कहानी समझाता हूँ, इस पे कैसे कैसे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। पहले मैं डायरेक्टली उस इक्वेशन पे नहीं आ रहा हूँ, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ पे डायरेक्टली मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं एक एक लेवल पे धीरे धीरे पहुंचूंगा, ठीक है? बट अभी खत्म कर देंगे हम कैपेसिटर्स। अब आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सॉल्व करिए, डाउट पूछिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, ये सेल है। आपसे मैं दो चीजें पूछ रहा हूँ, मतलब टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है? टाइम इक्वल टू 0 पे मैं करंट पूछ रहा हूँ थ्रू बोथ ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है? और मान लो कि यहाँ से कुछ करंट आएगा, जो भी करंट यहाँ जा रहा है उसका नाम I1 देता हूँ, उसको मैं I2 दे देता हूँ। तो I1 आपने बताना है और I2 बताना है। नहीं, ये थोड़ा सा टेबल ठीक से बनाऊं मैं। तो ये टाइम इक्वल टू 0 पे और टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है? I1 एंड I2 की वैल्यू आपने बतानी है कि I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? करो, कर सकते हो, सोचो,
कि what will happen at time equal to 0 or what will happen at time equal to t? तो सारे रजिस्टर ही है ना इसमें? हाँ, कैपेसिटर मैंने नहीं लगाया। वही तो सर। I should apply capacitor. यहाँ पर एक कैपेसिटर भी तो लगाऊं, वरना तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं होगा। हाँ, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी। कैसे होगा? सर पहले t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर को कंडक्टर मान लेंगे। बिल्कुल सही बात है। t इक्वल टू 0 पर तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 0। तो t 0 पर तो ये वाला पैरेलल में, तो ये हो गया r/2, और r/2 और r के साथ सीरीज में तो ये हो गया 3r/2। इसका मतलब पहली बात तो अगर हम नेट करंट, चलो इसमें भी मैं लॉजिक सिखाता हूँ आपको। नेट करंट अगर हम निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई 3R/2 हो जाएगा ना। V डिवाइडेड बाई 3R/2 विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको आप लिख सकते हैं 2V डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है बच्चों? यस सर। बच्चों कह रहा हूँ, सॉरी, बच्चे। ध्रुव, अब देखो एक बात और, मैं आपको एक चीज और मतलब याद समझा रहा हूँ, एकदम सीधा सीधा रट लो। अगर ऐसे रेजिस्टर्स हैं एंड दे आर इन पैरेलल, ठीक है, और दोनों रेजिस्टर मैंने आर लिया है ना शायद, तो ये तो यहाँ पर तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। बट एक बात सोच, अगर मान लो मैं तुम्हें एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, ये R1 और ये R2 होता, हाँ तो सर जिस साइड तो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उसके ऑपोजिट ज्यादा करंट जाता है। वैल्यू क्या होती करंट की? करंट की वैल्यू क्या होती? तो हमेशा याद रखो, इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। इसमें अगर मैं मान लो करंट I1 कह रहा हूँ, इसमें करंट I2 कह रहा हूँ, तो याद रखना कि I1:I2 विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ये तरीका होता है एक तरीका, ठीक है। अब इसमें चाहे जितने भी रेजिस्टर हो, I1:I2:I3 is equal to 1/R1:1/R2:1/R3। ठीक है ध्रुव? यस सर। दूसरा तरीका, इफ यू हैव ओनली 2 रेजिस्टर्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। I1 को आप लिख सकते हो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, एंड I2 को आप लिख सकते हो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। समझ गए? वो तो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए दोनों करंट सेम होगा, तो हम ये लिख सकते हैं V/3R एंड दिस विल आल्सो बी V/3R। कब? जब t इक्वल टू 0। जब आपका t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जो कैपेसिटर है ये इसको रोक देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो जो करंट है वो पूरा का पूरा करंट कहाँ, मतलब इस रेजिस्टर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सर उस आम में ऊपर वाला, मतलब वहाँ वो आम ही बेकार हो गई। इट विल नॉट बी इवन इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल करंट। मतलब आप, हमारे पास दो ही रेजिस्टर हैं और वो दोनों सीरीज में हैं, तो यहाँ पर जो करंट होगा दैट वुड बी V/2R, और ये वाला भी जो करंट होगा दैट वुड बी V/2R। डिड यू अंडरस्टैंड? सॉरी, दिस करंट नहीं, आई इसमें तो 0 होगा ना, I2 वाली आम में जाएगा नहीं तो। यस, समझ गए? अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट वुड बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो क्या कहोगे? मैक्सिमम चार्ज, पहले जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहले उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ले लिया सर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो क्या आंसर होगा? क्या होगा मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे? CV होना चाहिए। नहीं, यही समझने वाली बात है। देखो, जब आप एक सिंगल कैपेसिटर लेते हो और उसको सेल के अक्रॉस लगाते हो, तो आप ये कह सकते हो इस केस में कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो V है, और इस केस में आप मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू CV लिख सकते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, हाँ, इसमें बट यहाँ पर पोटेंशियल विल नॉट बी सेम एज द एक्सटर्नल सेल, बट यस, इसमें एक बात मैं कह सकता हूँ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। सोच के देखो। यस सर। ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा कितना? तो I1 मल्टीप्लाइड बाय R। और चार्ज मैक्सिमम कब होगा? है ना, जब चार्ज, नहीं I2R नहीं, ये जो पोटेंशियल होगा वही तो इस पूरे आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा V है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होना चाहिए पैरेलल में। अब हमें एक बात मालूम है कि मैक्सिमम चार्ज तब होगा जब इस वाले करंट की वैल्यू 0 होगी।
है ना, तभी तो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उस इंस्टेंट पे फॉर द मैक्सिमम चार्ज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय R। कब? ओके सर। एट इन t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला केस। क्लियर? यस सर। और यस सर। I1 की वैल्यू कितनी होगी एट इन्फिनिटी? तो जाहिर है V/2R into R, R से R कैंसिल हो गया तो ये V/2 हो गया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज एट दिस केस? तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हो गई CV/2। यस सर। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो खट से। ले लिया सर। नेक्स्ट ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचो समझो, अब बताओ। Three ohm, 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm. This has been connected by a wire. This is 2 microfarad and this is 4 microfarad. This cell has a voltage of 20 volts. 20 वोल्ट। क्वेश्चन फिर से आपका बहुत ऑब्वियस है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज बताना है। ओके सर, एक ट्राई करता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा करंट और रेजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपको करंट चाहिए होगा ऊपर वाले ब्रांच में, तभी आप उसके अक्रॉस वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यस सर। देखो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो ध्रुव, सबसे पहली बात है कि जब मैक्सिमम चार्ज की बात हो रही है ना, आपको मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये कि मैक्सिमम चार्ज के केस में हमें मालूम है कि इस ब्रांच में जो कैपेसिटर वाला ब्रांच है वहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं होना है। यस सर। बोलो हाँ कि ना? तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट। पहली बात तो ऑब्वियस है। ठीक है, मतलब वो स्टेडी स्टेट है तो उसमें कैपेसिटर हो ना हो क्या फर्क पड़ जाएगा, यस क्योंकि उस सर। ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाएगा। 4 अब एम्पियर आते आ हैं रहा बाकी है। चलो देखते हैं। अब आते हैं हम करंट पे। तो टोटल करंट क्या होगा? तो भाई जब ये हटा दोगे ना आप, इस कैपेसिटर को भूल जाओ, तो 4 और 2 विल बी 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 विल बी इन सीरीज। तो 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में तो ये हो जाएगा 2, और 2 और 3 फिर से सीरीज में, तो 5। मतलब टोटल करंट, बिल्कुल सही बोला आपने, 4 एम्पियर। जब करंट यहां पर पहुंचा तो इट विल हैव 2 पाथ फॉर इट्स फ्लो। यस सर। ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 3 है। मान लो इस करंट को मैं I1 कह लेता हूं, इस करंट को मैं I2 कह लेता हूं। तो I1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर I1 निकाल लूं
तो रेजिस्टेंस किसका लेना, दूसरे वाले का, सामने वाले का, ठीक है। मतलब 6 डिवाइडेड बाय टोटल 9 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना। तो कितना आ हाँ, गया ये ऊपर वाले का। ये वाला करंट कितना आया, तो 3 to the 6 और 3 3 is the 9, इसका मतलब ये वाला जो करंट आ गया 8/3 आएगा। ये वाला करंट आ गया सर 8/3, तो इधर वाला जो करंट है ये आ जाएगा 4/3, यस सर। है ना। अब देखो यहां समझो, ये है तो यहाँ पर कंडक्टर, तो इसका मतलब है कि इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये नहीं आया। यस सर। तो इसका मतलब चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसका मैं Q2 नाम दे देता हूं। तो ये कितना लिखेंगे आप, कैपेसिटेंस Q is equal to CV, that is 2 multiplied by V. V की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, that is 4 into 4/3, मतलब 32/3 माइक्रो कूलम। डिड यू अंडरस्टैंड? सर यही कर रहा था, हाँ जी। वेरी गुड। और इस पे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें भी करंट वही जा रहा है, तो इस पे Q of 4 will be equal to 4 multiplied by, इसमें जो पोटेंशियल है वो 2 into 4/3, ठीक है। अगेन इट विल बी ऑल्सो 32/3। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो मतलब आपको ये पता है अब स्टेडी स्टेट और t इक्वल टू 0 के केसेस आपको पता है कि भाई कैसे करना है ना। इस पे आप बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हम आगे चलते हैं, अब उस इक्वेशन की ओर आते हैं। अब उस इक्वेशन पे अगर आपको सवाल पूछ लिए जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप बेसिक तरीका समझें कि सर ये अगर मान लो कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि अगर मैं चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछना चाहूं, इसमें देखिएगा सर, ये सेल है, ये मान लीजिए आर 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 रेजिस्टर है, ये सर ये कैपेसिटर वही है है ना, वो कैपेसिटर को हम एज वो कैपेसिटर को बैटरी बना देते हैं, इसको कंडक्टर, वो सेल को क्यूमैक्स के लिए। सी। बट इसमें अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू मैक्स तो अपने को पता है, क्यू मैक्स अगर मुझे निकालना हो तो अभी भी निकाल सकते हैं। क्यू मैक्स निकालेंगे तो क्यू मैक्स निकालने के लिए ऊपर वाले को भूल जाएं हम, क्योंकि कोई करंट ऊपर जाएगा नहीं। ये आर सीरीज में होगा, अगर इसमें क्यू मैक्स निकालना हो तो सोच के देखो, ये आर और ये आर सीरीज में होगा तो यह 2R हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू V/2R हो जाएगी। तो यही करंट इसमें भी जाएगा V/2R, तो ये हो जाएगा V/2R multiplied by R. This is the potential across the capacitor multiplied by C. R से R कैंसिल हो गया तो CV/2. This is the maximum charge without any doubt. यस सर। ठीक है, बट हमें यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज नहीं, हमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। समझ रहे हो ध्रुव भाई? अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो एक बात मैं बताऊं, पूरे एक पेज का क्वेश्चन अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना बाय नॉर्मल मेथड, किरचॉफ से ना, केवीएल, किरचॉफ से पूरा सॉल्व होगा। किरचॉफ से अगर मैं पूरा सॉल्व करूं, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर एक ही है बट रेजिस्टर एक से ज्यादा हो गया, तो आप डायरेक्टली वो आंसर नहीं लिख सकते जो आप पहले लिख रहे थे। देखो इक्वेशन वैसी ही आएगी, बट टाउ की वैल्यू, हाँ टाउ की वैल्यू सिर्फ आरसी नहीं रहेगी इस केस में, और जो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू वो सीवी नहीं है, यहाँ पर CV/2 है जो पहले ही आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर मुझे टाउ निकालना है, मतलब आरसी निकालना है, तो सी तो सी ही है, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सेल को कंडक्टर बना देंगे और कैपेसिटर को वो मान लेंगे। बिल्कुल सही बात, मैं बता देता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला थेवेनिन्स थ्योरम कहलाता है बेसिकली। खैर वो कोई थ्योरम कहलाए, वो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे आप, ये जो थ्योरम्स है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल जब आपको पढ़ाया जाएगा। खैर अभी फिलहाल के लिए आप एक बात याद रखें, टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सेल को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर देने का मतलब यह है कि सेल को हम कंडक्टर बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात, और कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अगर मैं सेल को शॉर्ट कर दूं, सेल को कंडक्टर बना दूं, सेल हटा के यहाँ पर कंडक्टर लगा दूं, तो मैं एक बार और सर्किट ड्रॉ करूंगा तुम्हारे लिए कि ये देखो ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे सेल बन गया कंडक्टर, और ये यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो अब देखो अगर मैंने सेल को शॉर्ट कर दिया तो ये वाला और ये वाला तो मेरे को दिख रहा है कि सर पैरेलल हो गया ये, अब ये सीरीज में नहीं है सर, सोच के देखो। यस सर, है ना, तो ये आर ये R/2, और ये जो R/2 आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। यस सर, पक्की बात।
यस तो सर। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r/2। तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे आप आर इक्विवेलेंट, आरसी होती है ना, टाउ इज इक्वल टू आरसी, नॉट 1/RC बट आरसी, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, मतलब 3r/2 इंटू सी, ये आ गया टाउ। इक्वेशन वही रहेगी, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की जगह क्यू नॉट की जगह आप लिख देंगे cv/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, तो एज इट इज टाउ की जगह आप लिख देंगे 3rc/2। अब ये 2 ऊपर ले जाके लिख दो, वही आंसर है। यस सर। खत्म हो गया, आंसर आ गया, ऐश करो, मजे करो। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर हमें ये लॉजिक समझ में आती है तो। यस सर, ठीक है सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, वेरी गुड। जैसे एक और ऐसा अगर सवाल कर लो, कोशिश करेंगे दोनों मिलके, एक और ऐसा क्वेश्चन मैं फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही काफी होगा। इसी तरह के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वही काफी रहेगा आपके लिए। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जितने मर्जी उतने आप रजिस्टर लगा दो, आपकी इच्छा है, ये ऐसे लगा दो, और ये 6 ओम, सर वो कैपेसिटर नहीं ये बढ़ाएंगे 1, पेपर में? नहीं कैपेसिटर नहीं बढ़ा सकते वो, द मोमेंट दे विल इंक्रीज द कैपेसिटर, ये मतलब फिर वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर तो सिर्फ तो केवीएल आपको से जो हो पाएगा। मैक्सिमम, हाँ तब तो फिर शॉर्टकट भी काम नहीं आएगा आपका, तो बढ़ाएंगे नहीं वो वैसे भी। अगर बढ़ा दे तो पूरा केवीएल लगाना पड़ेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे लगता है नहीं बढ़ाएंगे वो। खैर, तो आपको ये दिखाई दे रही है सर्किट, इसमें भी वही करना है आपको, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, अगर आप निकाल पाए तो। यस सर। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, तो मैक्सिमम चार्ज निकालना होता है, और दूसरा आपको टाउ के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना होता है अक्रॉस द कैपेसिटर। ये दो चीजें चाहिए होती हैं आपको। यस सर। हो गया ध्रुव? यस सर, एक मिनट बस।
चलो क्यू मैक्स कितना आया? तो 10/3। क्यू मैक्स 10/3 नहीं, मेरे हिसाब से 10/3 तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं क्यू मैक्स की वैल्यू अगर हम निकालने, तो सबसे पहली बात तो इसको हम बीच वाले जिसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है उसको तो आप उड़ा ही दो ना। तो उसको उड़ा दोगे तो 6 और 3 विल बी इन पैरेलल, राइट? तो 6 और 3 पैरेलल में हो गया, तो ये 6 3 18 18/9 मतलब 2 2 और 2 4, ठीक है? तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? करंट की वैल्यू आ जाएगी 10/4, टोटल करंट की वैल्यू नहीं, तो 5/2 एम्पियर ये करंट आएगा। अब जब ये करंट आएगा तो ये है ना, ये करंट आएगा तो इस करंट को आप दो पाथ मिलेंगे, करंट को डिवाइड होना है। तो इस वाले में जब मैक्सिमम होना है तो इस वाले में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं बीच वाले आर्म में, यहाँ करंट डिवाइड होगा, राइट? ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व कर लो, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही होगा जो इन दोनों के अक्रॉस है। अच्छा, तो इनको ये सर दोनों सॉल्व पैरेलल करना में, मैंने। हाँ, इसको अगर दोनों को मैं सॉल्व कर लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसका रेजिस्टेंस हमें मालूम है कि ये 2 है ना, इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 है। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें? यही करंट इसमें भी चला जाएगा, यही करंट इसमें भी चला जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी हमारी इन दोनों का R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय I। तो इसका मतलब 2 इंटू 5/2, यही आ रहा है ना शायद V की वैल्यू। सर मैंने गलत कर दिया था, मैंने करंट डिवाइड कर दिया था, इसलिए दिक्कत। रुक जा एक मिनट, रुक जा एक मिनट, अभी मैं भी इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो ये अगर ऐसा हो गया कि V R इक्विवेलेंट कितना हो गया, कहाँ गया R इक्विवेलेंट? इन दोनों का 6 और 3 2 आया। करंट की वैल्यू कितनी है? 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5, ठीक है? और ये 5 का मतलब ये पूरा 5 वोल्ट इसके अक्रॉस अगर आएगा तो पूरा 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अगर हम करेंगे तो नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया, क्यू मैक्स की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है? तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो चार्ज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चार्ज की मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। दिस इज योर चार्ज, ठीक है ध्रुव? ये चार्ज की वैल्यू है, ठीक है? अब चार्ज की वैल्यू इतनी आ गई तो मैक्सिमम चार्ज अपने को पता है। अब हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट, ठीक है? कब? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब हम निकाल रहे हैं। मैक्सिमम चार्ज हमें पता है, एक सब्स्टिट्यूशन तो आ गया। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर से इस बैटरी को हटा दूं, बैटरी को रिमूव कर दो, बैटरी को रिमूव करके इसको कंडक्टर की तरह ट्रीट कर लो। कैपेसिटर के अक्रॉस आप वो निकाल लो, क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसके अक्रॉस निकालूं तो आप चलो तो मिल के सोचते हैं, अगर इसको हटा दिया तो ये वाला पैरेलल में, तो 2 3 6 6 6/5, 6/5, ठीक है? और 6/5 और ये वाला 6, ये दोनों भी पैरेलल में होंगे शायद, ये वाला और ये वाला। ये जो 6/5 आएगा इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ना, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है? तो ये इसको अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये आ गया 6/5, ये आ गया, यस सर। ठीक है? और ये 6/5 और ये वाला जो 6 है, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे? एक मिनट, इसको भी दे दिया। इसको अगर मैं 0 मान हाँ लेता हूँ सर, तो ये भी 0 है, तो ये भी 0 है। पैरेलल में होंगे। नहीं, हाँ सर, 0 और x ही तो है, मतलब ये राइट साइड इसकी 6 ओम के ऊपर x मान लो तो इन दोनों में x हो गया, और नीचे v मान लो हाँ तो ये v हो x है गया। तो ये भी x है, तो ये 0, तो ये पैरेलल में होंगे, तो 6/5 और 6, तो इसका मतलब 6/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6/5 प्लस 6, ठीक है? मतलब 36/5 डिवाइडेड बाई 36 बाई ये भी 5 मतलब 1, यस सर। ठीक है? इज इक्वल टू 1। और ये 1 और ये 1 जो होगा ना, ये 1 और ये वाला जो 1 है ये सीरीज में आएगा, तो आर इक्विवेलेंट मेरे हिसाब से तो 2 ओम आ रहा है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 आया ध्रुव, ये 1 और ये वाला जो 1 आएगा ये सीरीज में होगा, देखो। यस सर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट तो मेरे हिसाब से 2 ओम आ गया, सही है? तो आपका जो वो आएगा, क्या कहते हैं, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 10, which is maximum charge 1 into e to the power minus of t by tau। tau की जगह आप लिखेंगे 2 into c, c की वैल्यू आप लिखेंगे 2 into 10 to the power minus 6 फ्रैट। ये आएगा सर इक्वेशन। ओके सर, ठीक।
नोट करो, आगे बढ़े। कर लिया सर। एक और ऐसा, या कॉन्फिडेंस आ गया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सब? हाँ सर, मैं बुक से प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है। अब इसी टाइप की कहानी डिस्चार्जिंग में भी होती है। अब डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ कुछ है। ठीक हाँ, है, 1 माइनस बस नहीं होता उस एक्सप्रेशन में। बस माइनस नहीं होता, e⁻t/टाउ आ जाता है सिंपली। तो हम्म। उसमें डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करता है। तो ये आप अब इन चीजों को आप बुक से कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? हम्म। अब इसके बाद हम देखो, अब कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट मोर और लेस खत्म हो गया। मतलब ये पूरा मैंने बता दिया कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। अब आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा इधर उधर होगा, जो आपसे नहीं होगा, वो आप मुझसे डाउट के तौर पे पूछेंगे। अब हम यस वी सर। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, वी विल मूव टू द सर नेक्स्ट वो चैप्टर। एक मुझे और चीज, नेक्स्ट ये जो आपने कैपेसिटर की असाइनमेंट ड्रॉप करी थी ना, तो सर उसमें एक के ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। बेटा वो मुझे भी नहीं पता होता असाइनमेंट, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन आंसर क्वेश्चन नीचे नंबर से ही बता सॉल्व करा हुआ था। दो, क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ, कौन सा असाइनमेंट है, क्या है? मैं आपको सर लास्ट में बता दूंगा क्लास के। मैं ठीक है, मुझे ये बताओ, अब नोट पे इसके कर बाद दूंगा। कैपेसिटर के बाद कौन सा चैप्टर, या तो आप ना उनको बता दीजिएगा, निष्कर्ष सर है ना, हाँ जी सर, उनको बता दूंगा। उन्हीं को बता दिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कैपेसिटर के बाद कौन सा चैप्टर डिस्कस किया जाए? सर जैसे आप सजेस्ट करो, जो हाई वेटेज वाला है। मतलब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही चीजें करना चाह रहे हो, या मतलब कुछ और, ये इसी का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सर जो है आपका वो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रो। मेरा मैग्नेटिज्म मेरा ऐसा है कि मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, रिवाइज करके मैं कर लूंगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो तुम हैंडल नहीं कर सकते, जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है अभी? हम्म। देखो, एक अच्छा वेटेज वाला एक और चैप्टर है जिसका नाम है मतलब गॉस लॉ एंड फ्लक्स। हम्म। वो तुम है आता है? सर पार्शियली आता है, पार्शियली नहीं। वो इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट अच्छे से नहीं करी। तो वो करना पड़ेगा ना। यस सर, वो कर लेता है। तो वही कर लेते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स में ना हम पूरा वो वहां नहीं जाएंगे। हम वो कूलम्स लॉ, फोर्स, उस पर नहीं जा रहे हैं हम हाँ सर, वो डायरेक्ट। फील्ड तक तो आता है मेरे को। ठीक है, वो डायरेक्ट हमारा जो डिस्कशन है ना अभी इस समय पे, वो होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। यस सर, वो कर लेते ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आते रहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक आइडिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक्स आइडिया आपको बहुत ऑलरेडी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब है, या किसी भी फ्लक्स का मतलब यही होता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस सर। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। हम्म। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा, इस केस में हम ये भी याद रखेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी लेते हैं। और याद हाँ रखो, सर, एरिया यहाँ आउटवर्ड पर से सिर्फ भी, वेक्टर या नहीं है। हाँ हाँ, सरफेस से। बिल्कुल सही बात। तो ये एरिया बस ऐसा नहीं है कि यहीं पर वेक्टर बनाया गया, एरिया अपने आप में वेक्टर है। यस सर। एल ठीक है, तो क्रॉस खैर, तो बी। बिल्कुल सही बात। तो ये आपको मालूम है, और आपको फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। देखो, चूंकि टाइम कम है ना, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों के साथ नहीं जाना चाहता। मैं वो चीजें यस सर। सिखाना चाहता हूँ जो तुमको नहीं आती होंगी। यस सर। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ कि इसके अलावा 11th वाला पोर्शन भी है जिसपे हमें डिस्कशन करना है। 11th वाले सर, हाँ सर, वो रोटेशन और सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक जो चल रहा था ना, और वो उसमें तो उसके अलावा कोलिजन। अच्छा, ठीक है, वो तो सब सेंटर ऑफ मास में ही आ जाता है। मतलब हम्म। मेन सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, पूरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो हम्म। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो चीजें सिखाऊं जो आपको नहीं आती हैं, उसी पे बात करूं ज्यादा। हम्म। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर फ्लक्स में एक चीज सिखाता हूँ पहले, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, इस पे बड़े सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। हम्म। सॉलिड एंगल आपने सुना भी होगा, उसी को मैं पहले रिपीट कर लूं, फिर इसको मैं फ्लक्स के साथ जोड़ूंगा, और उसके बाद चीजें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, सॉलिड एंगल का बेसिक मतलब होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। हम्म। अगर कोई एक आर्क ले लें, तो वो जो एंगल सबटेंड करता है किसी पॉइंट पे, उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। इंस्टेड ऑफ आर्क अगर हम कोई सरफेस ले लें, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, वो किसी दो लाइन के बीच में नहीं होगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइन होगी जो यहाँ पर मीट करेंगी, है यस ना। सर।
तो उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि सर सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम मेजर करेंगे? तो किसी भी सरफेस का सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ओमेगा से आप सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसका कोई भी छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए, दैट इज द एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता रेडियस का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई सरफेस है ना, ये सरफेस अगर है तो इसके यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ये है, और ये डी ओमेगा है, और इसका जो एरिया है वो डी है। क्लियर? अब अगर आपसे तो कोई हमेशा पूछे कि व्हाट इज द, यूनिफॉर्म सरफेस से निकाल सकते हैं ना हम सॉलिड एंगल? नहीं, किसी भी सरफेस का आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, है ना, और किसी भी का जो टोटल सॉलिड एंगल होगा, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो हमेशा 4 पाई होता है। जैसे प्लेन एंगल अबाउट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। सॉलिड एंगल 4 पाई स्ट्रेडियन होता है ना, मतलब कि अगर आप कोई स्फीयर ले लें तो स्फीयर के अंदर टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होगा, 4 पाई। इंस्टेड ऑफ स्फीयर अगर आप क्यूब ले लें तो क्यूब के अंदर भी कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, दैट विल स्टिल बी 4 पाई। यस सर। भाई ये बात ऐसी है कि जैसे आप सर्कल ले लें तो टोटल एंगल सर सबटेंड एक होगा 2 पाई। रेवोल्यूशन सा हो गया, हाँ मतलब हाँ, रोटेट। तो वही वाली बात है यहाँ पर भी। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड मतलब टोटल सॉलिड एंगल अबाउट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मेन कहानी ये थोड़ी है, मेन कहानी ये है कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मान लो कि ये स्फीयर है, समझना ये स्फीयर है, और इस स्फीयर में कोई, यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूं और यहां से ऐसे, ये स्फीयर है याद रहे, सर्कल नहीं है, तो इस पॉइंट पे इन दो लाइन के बीच में कुछ प्लेन एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा। और जाहिर सी बात है कि ये सरफेस है ना स्फीयर का, अगर ये पोर्शन आप काट के ऐसे अलग कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको अगर आपने अलग कर दिया तो इस पॉइंट पे इस पूरे सरफेस का एक सॉलिड एंगल भी तो सबटेंड हो रहा होगा सर। सोच के देखिए आप, ठीक है, इस पूरे स्फीयर का, और इसका प्लेन एंगल की वैल्यू मैं वर्टिकल के साथ मान लेता हूं कि लेट दैट बी थीटा। तो बेसिकली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का रिलेशन क्या है, यही हमारे मेन मतलब काम की चीज है। तो याद रखिएगा, द रिलेशन बिटवीन द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ओमेगा। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ड्राइव करके कोई बेनिफिट नहीं होगा, या ड्राइव करूं, मुझे नहीं आता है नहीं सर, डेरिवेशन, ऐसा मत कहना कि मास्टर को नहीं आता होगा। अरे नहीं ठीक है, सर। तो 2 पाई into 1 minus of cos theta, this is basically the relation between solid angle and plane angle, but remember कि मैंने जो ये प्लेन एंगल लिया है वो वर्टिकल के साथ मेजर कर रहा हूं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये Yes, वाला sir. रिलेशन है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले हो इसका, तो मैं बताता हूं इसको फ्लक्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे। Yes, sir. ले लिया सर। वेरी गुड। अब देख, एक्चुअली में अगर आप पॉइंट समझें तो एक्चुअली में जो पूरे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ना वो सॉलिड एंगल से है। वो जो गॉस लॉ है ना वो पूरा सॉलिड एंगल पे बेस्ड है। वो अलग बात है कि 12th में उतना हम सॉलिड एंगल बताते ही नहीं है, इसलिए हम प्लेन एंगल के टर्म्स में ही चीजों को समझना चाहते हैं, बट याद रखो कि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है सॉलिड एंगल पे। अब दूसरा पॉइंट आएगा, सर कैसे बेस्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कैसा भी सरफेस लें सर, बस एक छोटी सी बात ऐसे जस्ट फॉर द नॉलेज बता के उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। आप कैसा भी सरफेस लें, कोई सा भी रेगुलर सरफेस, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पर भी आप चार्ज रख दें, इट शुड बी क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड, ये कंडीशन जरूरी है। ओपन बट ये एप्सिलॉन कैसा, नॉट हो जाएगा। हाँ, बट ये कैसा सा भी सरफेस हो, कोई सा भी सरफेस हो, और इसमें कहीं पर भी आप चार्ज रखें, इस सरफेस का मैं कोई छोटा सा पैच अज्यूम कर लूं यहां पर ऑफ डीए, तो ऑब्वियसली ये छोटा सा जो पोर्शन है दैट विल सबटेंड सम सॉलिड एंगल एट दिस पॉइंट, लेट दैट बी डी ओमेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे आएगी मान लो, और इसका जो नॉर्मल है इस सरफेस पे मान लो, ऑल्दो मेरे डायग्राम में ये थोड़ा सा, इसको एक काम करते हैं, मेरे डायग्राम में फिर कंफ्यूज हो जाके पता नहीं क्या क्या नहीं नहीं किया था सर, मैं इसने। समझ गया, मेरी नहीं तरफ नहीं, निकल रहा होगा वो एरिया वेक्टर। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ निकले। ठीक है, ऐसा है ये, है ना, ये पैच ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी फ्रॉम ये होगी, और मान लो कि इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह से है मान लो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस एंगल इज थीटा, है ना बेटा, और ये सॉलिड एंगल है, ये डी ओमेगा है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं फ्लक्स लिखता हूं ड्यू टू दिस चार्ज, तो फ्लक्स का हमने फॉर्मूला ये आर नॉर्मल मान क्या, लीजिए, हमने फिगर से लिया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से नॉर्मल?
इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर का नॉर्मल हाँ और वो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, ठीक है, थीटा ओके एंगल सर। बना रहा है ना? तो आप एक बात समझिए कि इसमें अगर मैं मान लूं, क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, इसमें अगर मैं इस चार्ज का फ्लक्स निकालूं तो ई मतलब आर डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है कि ई इनटू एरिया होता है, ये cos याद है थीटा। ना? हाँ, और एरिया की वैल्यू मैं डीए मान लेता हूं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मल्टीप्लाइड बाय डीए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, करेक्ट है? यस सर। ठीक, ये डी फाई है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? नेट फ्लक्स यू विल इंटीग्रेट दिस होल क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो डी ए बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू डी ओमेगा है। आपको अगर सर अभी फॉर्मूले में तो आपने कॉस थीटा नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कोई सरफेस ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है सच दैट इट पॉइंट का जो रेडियस वेक्टर है और जो नॉर्मल है, if they are in the same direction, radius vector and normal are in the same direction such that theta is equal to 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और उस केस में एरिया डी ए बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ओके ओके समझ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही सरफेस कुछ इस तरह से हो, ऐसे और ये पॉइंट ऐसे है सच दैट इस पॉइंट का आर और इस सरफेस का एन नॉर्मल दोनों सेम पे नहीं हो, थीटा एंगल पे हो, तो हम एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं, एरिया वेक्टर का हम लॉन्ग है। वो कंपोनेंट लेंगे जो इस सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक ये आर की डायरेक्शन में होगा। यस सर। मतलब अगर ये एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में डीए cos थीटा होगा, तो हम इस केस में लिखेंगे डीए cos थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट ध्रुव भाई? यस सर। ठीक है, तो अब ये डीए cos थीटा बाय आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं डी ओमेगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। अगर मैं इस तरह के डी ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा इस पूरे पॉइंट के अराउंड ऐड करता जाऊं, पूरे पॉइंट के अराउंड, तो आप 4 खुद पाई। सोचो, वेरी गुड, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टोटल ओमेगा विच इज इक्वल टू 4 पाई, और यही तो आपका गॉस लॉ है जिसको आप कहते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर समझ गया। आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि चाहे सरफेस कोई सा भी हो, चार्ज कहीं पर भी हम रखें उसके अंदर, सबके लिए तो यही रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप याद रखिए कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी शेप्ड गॉसियन सरफेस, किसी भी यस सर। सरफेस में। ऐसा नहीं है कि आपका सिंगल चार्ज है तो वो स्फीयर के अंदर ही आप इनक्लोज करेंगे, वो आप किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। तो सर हम स्फीयर के अंदर क्यों इनक्लोज कर रहे थे जब हमने ड्राइव सर किया मेरा था डाउट 12th ये में? था, जैसे कोई अगर हम्म, इरेगुलर सरफेस है, उसके जी, एक एज से मेरे को एक पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना है, हम्म, तो सर वो कैसे होगा? क्योंकि जैसे अगर हम रिंग ले रहे हैं या फिर हम एक हाँ, शीट ले रहे हैं तो उससे तो आर सेम रहेगा हम्म, उस पॉइंट का, पर बिल्कुल, अगर तो वो। फिर वही इंटीग्रेट होगा, किसी भी छोटे से पोर्शन का निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पर है ना, हम्म। तो ये डी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा आपने लिखा, तो ये छोटे से पोर्शन का था ना, इसी पोर्शन का ये सॉलिड एंगल हुआ ना, अच्छा समझ गया। ठीक है। अब पूरे के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो 4 पाई आएगा सीधा सीधा, बट अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जाना है, तो वहां हम्म। से वहां तक हम एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, समझ गया सर। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो अभी 11th-12th के लेवल पे इंटीग्रेशन जानते हैं ना, वो हम्म। सिंगल इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और सिंगल ठीक है। वेरिएबल। आगे आप आगे इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप जाके पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रल कहते हैं उसको, और ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल कहते हैं उसको, यस सर। समझ रहे हैं? तो वो अभी आप नहीं जानते, इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो एरिया का इंटीग्रेशन करना ये पड़ेगा। सर सॉलिड एंगल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा उन्होंने बेसिक्स बताया था, हम्म, एरिया इंटीग्रल और इसका। क्या है? तो तुमने क्वांटम मैकेनिक्स कब पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया? सर वो मेरे टीचर आईआईटी बॉम्बे से हैं, केमिस्ट्री टीचर हैं, तो वही जो पढ़ाते हैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, उनको कहो तुम्हें जेई निकालना है, आईआईटी निकालना है, आईआईटी में ऑलरेडी नहीं हो तुम, यस सर वो उनको कहो।
गैस में भी मेरे को पूरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिखा दी, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकलवा दिया। अब 6 महीने बाद समझ आया वो काम का ही नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं, ये स्टाइल मारने को मैं भी 4 घंटे स्टाइल मार दूं, उसका बेनिफिट थोड़ी है। तुम्हें पीएचडी यस थोड़ी करवाना, एंट्रेंस निकालो, एंट्रेंस पे फोकस करो बस। यस हाँ, सर। उसके बाद आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, फिर पढ़ते रहना 75 किताबें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, यस सर। तो ये समझ आ गया आपको। अब इसका यूज कहाँ करेंगे सर? ये आपने सॉलिड कॉन्सेप्ट एंगल का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसका यूज कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा कि सर ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा है और इस स्फीयर का रेडियस मान लीजिए कि सर रेडियस इज आर। मैं आपसे कहता हूँ कि इतने पोर्शन के थ्रू, ये पूरा एंगल मैं 2 थीटा मान रहा हूँ, इतने पोर्शन के थ्रू, बस इतने पोर्शन के थ्रू, इट्स अ स्फीयर, ठीक है। इस बस इतने से पोर्शन के थ्रू आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है और आपको मालूम है गॉस लॉ आपको मालूम है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू। अगर मैं पूरे स्फीयर का फ्लक्स पूछता तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट मैं लेकिन आपको इसमें पूरे क्यों स्फीयर का डाल फ्लक्स, दिया था ना। नहीं नहीं, क्यू तो क्यू ही है, वो सेंटर पे रखूं कहीं भी रखूं, क्यू तो क्यू है, मतलब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्यू है, यस ठीक सर। है। बट फ्लक्स जो मैं पूछ रहा हूँ वो सिर्फ इतने से पोर्शन से पूछ रहा हूँ जहां पर एंगल 2 थीटा तो क्यू सब्स्टिट्यूट हो अपॉन 2 एप्सिलॉन सबटेंड नॉट। हो रहा है। कितना कितना? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? सर क्योंकि पूरा अगर होगा तो वो 4 थीटा सब्टेंड करता अगर पूरा सॉलिड होता तो, लेकिन हम 2 थीटा वाले हाँ, तो पार्ट में ले रहे हैं। वो सॉलिड एंगल 4 पाई होता ना, ये हम्म। प्लेन एंगल लिया है बेटा, अच्छा ये ये थोड़ी अच्छा मतलब मैंने प्लेन सॉलिड एंगल। एंगल 2 थीटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल तुम लॉजिक सही लगा रहे हो, बट ये प्लेन एंगल से हम सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वो रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, वो मैंने कहा था यहां से मेजर करेंगे तो ये थीटा होगा। ये तो करेक्ट है, यस सर। ये तो ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहली बात हमें मालूम है कि ये पहले तो हम सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना है, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो हमने पढ़ा था वो ही। अब हमें मालूम है कि हम लिखेंगे सिर्फ पूरे 4 पाई के थ्रू जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एंगल के थ्रू जो फ्लक्स होगा, यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स होगा, यूनिटरी मेथड, यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू ओमेगा कितना होगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, यही तो आप लिखेंगे, यस सर। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, आप लिख दो जो भी आएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये आंसर है, खत्म। ये आ गया फ्लक्स। सर इसमें जैसे 2 थीटा था प्लेन एंगल जो हम्म गिवन है, उसको थीटा क्यों लिया हम्म था एक बार बता दो दोबारा। क्योंकि ये जो रिलेशन मैंने ड्राइव किया, उस रिलेशन को अगर आप देखें, मैंने बताया था वहां पर भी कि इस रिलेशन में जो मैं ये थीटा अज्यूम कर रहा हूं ना, वो हम्म। यहां से अज्यूम कर रहा हूं, ये पूरा थीटा नहीं माना था मैंने। थीटा जो मैंने इसमें अज्यूम किया था वो वर्टिकल के साथ एंगल जो बन रहा है प्लेन एंगल, वो थीटा माना है, देखो, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। है ना। हम्म। अब लॉजिक क्लियर हुआ। अब इसी यस क्वेश्चन सर। को चाहो तो आप वैसे भी कर सकते थे, पहले आप क्या करते, पूरे का फ्लक्स निकालते, फिर एरिया के टर्म्स में चीजों को करते। हम्म। अब यही काम एरिया के टर्म्स में कर रहे होते, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि क्या बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट पे आऊं, यस सर। ठीक है। अब जैसे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूं कि साहब ये एक डिस्क है, इसका एक तरीका हो सकता है इंटीग्रेशन, बट सर हम टाइम बचाएंगे ना, हम इंटीग्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, हम टाइम बचाना चाहते हैं, नहीं होगा तो फिर तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ही, वो एक अलग फैक्टर है। ये एक्स है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ऑब्वियस सी बात है, इस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क से पास हो रहा होगा, बिल्कुल सामने रखा हुआ है, सेंटर के सामने, ये चार्ज बिल्कुल सेंटर के सामने रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। यस सर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज का फ्लक्स की वैल्यू इस डिस्क के थ्रू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, करोगे। यस ये सर। सामने आपका एक प्लेनर सरफेस है जिसका नाम डिस्क है और इसको आपने रखा हुआ है, तो सॉलिड एंगल से ट्राई करूं। बिल्कुल। इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार, तुम मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, इंटीग्रेशन से तो हो ही जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। सर इसकी तो इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है।
चलो मैं बताता हूँ। सर एक बार पहली ट्राई बात कर देखो, लीजिए, बस 2 मिनट। अच्छा करो करो, ठीक है करो। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसा ही कुछ कुछ आएगा, कुछ कुछ ऐसा ही आएगा, मुझे भी एग्जैक्टली आंसर अभी तो याद नहीं है। देखो एक बात तो क्लियर है कि सर यहाँ पर ये वाला एंगल अगर आप देखें ये थीटा बनेगा, और फिर से वही बात है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू जो यहाँ पर होगी, सॉलिड एंगल की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात, 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। बट यहाँ पर कॉस थीटा आपको गिवन नहीं है, तो यस सर सर। आपको कॉस थीटा यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, तो आप x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यही तो यस सर। करेंगे। यस सर, यही करा। ठीक है, 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ, वेरी गुड, बस ये करना है। अब आपको फ्लक्स लिखना है, तो पूरे 4 पाई का आपको पता है, तो यूनिट के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू पता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा जो नेट फ्लक्स होगा यहाँ पर वो लिखेंगे आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस सॉलिड एंगल व्हिच इज 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। यस सर, यही आएगा। Q ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन तो नॉट फ्लक्स की 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू सिंपली Q into 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर फ्लक्स। अब इसी को आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करते तो यही रिजल्ट आता, बट इसमें ज्यादा वो सर टाइम लगता लंबा है है आपको सर, काफी इंटीग्रेशन में, मुझे याद है। लंबा है, ऑब्वियस सी बात है। आप रिंग कंसीडर करेंगे, उस रिंग का आप फ्लक्स निकालेंगे उस रिंग पर, फिर उसके बाद पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, तो थोड़ा लेंथी आ जाएगा ना, तो आपको टाइम भी तो बचाना है, तो हाँ यू सर, नीड टू वैसे इलेक्ट्रिक अवॉइड फील्ड भी आ इंटीग्रेशन। जाएगी फटाफट। हाँ बिल्कुल, ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। फिर चलो नेक्स्ट डे किसी और दिन फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है सर, मेरे को ना एक चीज पूछनी थी आपसे। जी बताइए। सर फिजिक्स में ना मेरे को वैसे तो मैंने चैप्टर्स एक एक बार तो करे हुए हैं, बट मेरा ना सबसे जो वीक टॉपिक है वो हीट थर्मोडायनेमिक्स और वो कैलोरीमेट्री है। तो क्या मैं उसको मतलब एनसीईआरटी लेवल पे करके छोड़ दूं, या मैं उसको भी ट्राई करूं और जो आता है उसको पक्का करूं? जो आता है उसको तो पक्का करना ही है, बट अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो एक काम करते हैं, ये फ्लक्स के बाद मैं वही करा दूंगा जो सबसे कमजोर है तुम्हारा, क्योंकि इसीलिए सर मैं आपसे मुझे तो पूछता वो हूँ कि लगता है कि अगर उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और बाकी कवर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी ना। देखो मैं एक बार ना अपनी तरफ से उसको करा दूंगा, मेरे हम्म। कराने के बाद भी अगर तुमको कमजोर लगता है तब छोड़ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी तो ये कर लो। अब नेक्स्ट वाला मुझे याद दिला देना कि मुझे वो वाला हीट वाला पोर्शन कराना है। यस सर, कैलोरीमेट्री भी मैं फिर भी कर लेता हूँ, वो केटीजी काइनेमेटिक्स कैलोरीमेट्री में से तो। मेन जो क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं वो केटीजी से मेन क्वेश्चन आएगा, और थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। सर केटीजी में भी जो कैलोरीमेट्री, केमिस्ट्री वाला कॉमन पोर्शन है ना सर, वो मैं कर लेता हूँ, जिसमें हम्म, थर्मोडायनेमिक्स मिक्स हो जाती है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है वो देखेंगे, तो मेन थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, और वो जो कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन एक्सपेंशन वगैरह का है उस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट एडवांस तक में क्वेश्चन पूछे गए, अभी रिसेंट टाइम्स में भी पूछा गया।
तो उस पे भी आता है, चलो वो सीख लेंगे हम, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, सर और कर थर्मल लेंगे। एक्सपेंशन वाली जो चीज है वही सर। हाँ, ठीक है। ओके सर।